नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज़ है आज के करंट अफेयर से प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, G20 समिट G20 समिट का 20वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 128वां स्थान मिला है। सही जवाब हो जाएगा। 128वां स्थान भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्राप्त हुआ है। पहला भारतीय मुक्केबाज महासंघ कप कहाँ में प्रारंभ होगा? मुक्केबाजी महासंघ कप किस शहर में प्रारंभ होगा? यह चेन्नई में प्रारंभ होगा। कहाँ प्रारंभ होगा? चेन्नई में। हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? किस संगठन के सहयोग से? आईसीसी के सहयोग से। किस संगठन के सहयोग से किया है? आईसीसी के सहयोग से किया। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। सही जवाब हो जाएगा। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। बताइएगा, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 23वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। मैक्सिम बुटकेविच किस देश के हैं? ये यूक्रेन के हो जाएंगे। किस देश के हो जाएंगे? यूक्रेन के हो जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? यह इटली की हो जाएगी। इटली की जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का क्या नाम है? आई एम जॉर्जिया। हाल ही में भारत के सब पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किस शहर ने प्राप्त की है? यह चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कंतार ब्रांड की 2025 की भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? कंतार ब्रांड। यह एचडीएफसी बैंक को मिला है। किसको मिला है? एचडीएफसी बैंक को मिला है। हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बालोद कहाँ का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यह यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल। यूएस ने किसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है? यह सऊदी अरेबिया को किया है। किसको नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है? सऊदी अरेबिया को किया है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। और कैवें क्रम का है? 32वें क्रम का हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नाटो के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? मार्क रूटे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मार्क रूटे। बताइएगा, हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया है। संविधान में इस संबंधी कौन सा अनुच्छेद प्रावधानित है? यह अनुच्छेद 22 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 22 हो जाएगा। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? यह यूपीएससी के द्वारा मनाया गया है। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। अजय कुमार इसके अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान में। बताइएगा, हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किस संगठन के द्वारा किया गया है? ये आरबीआई के द्वारा किया गया। और आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? 1934 के अधिनियम से। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दिग्वंत पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? यह स्वर मंडल से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। स्वर मंडल वाद्य यंत्र से संबंध हो जाएगा। बताइएगा, टेस्ला भारत में पहला डेडिकेट सेंटर कहाँ प्रारंभ करेगी? या गुरुग्राम हरियाणा में करेगी। टेस्ला भारत में अपना पहला डेडिकेट सेंटर कहाँ प्रारंभ करेगी? गुरुग्राम हरियाणा। और ग्रेन एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई थी? यह गुरुग्राम हरियाणा में ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई थी। सही।
और गोल्ड एटीएम हैदराबाद में था। बताइएगा, हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष T20I बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? यह अभिषेक शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अभिषेक शर्मा। और हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू किया है? या सिंगापुर के सहयोग से किया है। सिंगापुर के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वॉग हो जाएंगे, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। बताइएगा, हाल ही में MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, विरासत से विकास। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे हो जाएगा? बिरसा 101 BIRA से। ये आपका CRISPR जीन थेरेपी से हो जाएगा, क्राइस्पर जीन थेरेपी से संबंधित हो जाएगा बिरसा 101। बताइएगा, साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? यह जापान की साने तकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यह श्रीलंका के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम श्रीलंका के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को कौन सा तिथि मनाते हैं? आशा 23 ध्यान दिवस हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, किसान बोल रहे हैं ध्यान। 21 दिसंबर हो जाएगा ध्यान दिवस। बताइएगा, हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? मंजूरी मिली है? यह IIT भुवनेश्वर मिला। 23 दिसंबर को है ना राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है। 21 चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। और 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने को मंजूरी मिली है? यह IIT भुवनेश्वर में को मिली है। कहाँ मिली? नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने को मंजूरी मिली है? IIT भुवनेश्वर में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? यह गुजरात में की है। कहाँ की है? गुजरात में की है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? या सिंगापुर के द्वारा? सिंगापुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? मी सेवा यह तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। हाल ही में 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मैरी फ्रेंड सीमा। हाल ही में BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? यह लद्दाख में किया है। और ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? यह जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा। बताइएगा, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह बारबाडोस में हुआ है। कहाँ हुआ है? बारबाडोस में हुआ। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 को हुई थी राष्ट्रमंडल की स्थापना। 11 दिसंबर 1931। खेल वाला? हाँ, खेल वाला 1931। 26 ना स्थापना 26 पहला खेल हुआ था। और राष्ट्रमंडल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? किंग चार्ल्स तृतीय राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष हो जाएंगे। और राष्ट्रमंडल की महासचिव कौन हो जाएंगी? शार्ली बोचवे हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की महासचिव हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा संस्मरण दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन हो जाएंगे? हरविंदर बावेमन हो जाएंगे। हाल ही में नाबार्ड और IAMAI ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ में किया है?
यह हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ किया है? हैदराबाद में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? या कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू किया गया है? यह मुंबई में शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है? यह ऊंट की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा तैयार किया है। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज में दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अकबर के दरबार में किस महान संगीतज्ञ ने गायन करने से मना कर दिया था? स्वामी हरिदास के द्वारा मना कर दिया गया था। और इनके द्वारा क्या कहा गया था? ये अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार में इनका कोई सरोकार नहीं है। बताइएगा हरिदास एवं तानसेन जो थे वह इतिहासकारों के मतानुसार किसके शिष्य बताए जाते हैं? मानसिंह तोमर के शिष्य बताए जाते हैं। किसके शिष्य बताए जाते हैं? मानसिंह तोमर के शिष्य बताए जाते हैं। बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब के चाचा का क्या नाम था? अमीर हमजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर हमजा हो जाएगा। और इनके वीरता के कारनामों का चित्रित संकलन हमजा नामा में किया गया है, जो अरबी महाकाव्य है। बताइएगा किसके द्वारा हमजा नामा को पूर्ण करने में 15 वर्ष लगे थे? 15 वर्ष लगने कार्य किसके शासनकाल में पूर्ण हुआ था? यह अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था, हमजानामा को पूर्ण चित्रित करने के लिए। और बताइएगा अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता कौन सी प्रथा थी? यह मनसबदारी प्रथा हो जाएगी। कौन सी प्रथा हो जाएगी? मनसबदारी प्रथा। बताइएगा सम्राट अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शेख सलीम चिश्ती इनके समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत हो जाएंगे। बताइएगा अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1605 में हो गई थी। और इसको आगरा के निकट कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में दफनाया गया था। बताइएगा अकबर का अंतिम अभियान कौन सा अभियान था? दक्षिण भारत का असीरगढ़ अभियान हो जाएगा अकबर का अंतिम अभियान। बताइएगा स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल और बुलंद दरवाजा वगैरह हो जाएगा। बताइएगा अकबर के दरबार में सुशोभित होने वाले जो सदस्य होते थे उनको क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। और अष्ट प्रधान किनके दरबार में रहते थे? यह शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। बताइए अकबर, हाँ नवरत्न अकबर हो जाएगा। बताइएगा अबुल फजल का बड़ा भाई था जो अकबर के राज दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था, वह कौन था? वह फैजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फैजी हो जाएगा। बताइएगा भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? यह फैजी के द्वारा ही किया गया था। और फारसी काव्य का मास्टर किसे माना जाता है? यह फैजी को ही माना जाता है फारसी काव्य का मास्टर। बताइएगा अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल के द्वारा की गई थी। बताइएगा दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। प्रधान पुरोहित कहेगा तब अकबर, मुख्य पुरोहित कहेगा तो अबुल फजल हो जाएगा। बताइएगा अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, वह व्यक्ति कौन था जिसको अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी? यह भगवान दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। बताइएगा बीरबल की हत्या कब हो, किस घटना के दौरान हो गई थी बीरबल की हत्या? यह यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। बताइएगा अबुल फजल की हत्या किस व्यक्ति ने और किसके आदेश पे कर दी थी? अबुल फजल की हत्या यह शाहजादा सलीम के निर्देश पे वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने इसकी हत्या कर दी थी अबुल फजल की। बताइएगा किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? यह सम्राट अकबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। बताइएगा फारसी में महाभारत का अनुवाद किया गया है, किस नाम से किया गया है? यह रजनामा के नाम से किया गया है महाभारत का फारसी में अनुवाद। बताइएगा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने और किस नाम से किया है?
पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा अनवर ए शहादत के नाम से किया गया है। अनवर ए शहादत के नाम से। बताइएगा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तुजुक ए बाबरी का यह अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है। और लीलावती का फारसी में अनुवाद कौन किया है? यह फैजी के द्वारा किया गया है। बताइएगा पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद की क्या कहलाता है? कलीला एवं दिमना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलीला एवं दिमना पंचतंत्र का फारसी अरबी में अनुवाद हो जाएगा। बताइएगा अकबर के काल को किस साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है? यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया अकबर के काल को। बताइएगा अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? यह कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? कवि प्रिय की। और नरहरि को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? यह महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बताइएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुजफ्फर खां तृतीय हो जाएगा। बताइएगा चारबाग बनाने की परंपरा जो है किस मुगल शासक के समय से शुरू हुई थी? यह अकबर के शासन काल से शुरू हुई थी। बताइएगा अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? सीरी कलम की अब्दुल समद को दी थी। किसको दी थी? अब्दुल समद की। और जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। बताइएगा मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा बजाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सलीम। हाँ सलीम, उसी का जहांगीर हो जाएगा। बताइएगा सलीम अर्थात जहांगीर जो था वह कौन सी उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा था। और जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में हुआ था। बताइएगा अकबर ने अपने पुत्र का नाम किस संत के नाम पे सलीम रखा था? सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था जो इनके समकालीन थे। बताइएगा न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? यह जहांगीर को ही याद किया जाता है। और यह जंजीर जो थी यह किसकी बनी हुई थी? यह सोने की बनी हुई थी। न्याय की जंजीर थी। जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर का के लिए याद किया जाता है। और न्याय की जो जंजीर थी वह सोने की बनी हुई थी, निर्मित थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? यह मोतियाबिंद खां को मोतबिंद खां को जाता है। मोतबिंद खां को तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जाता है। बताइएगा जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। और खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच जालंधर के निकट भैरोवाल नामक मैदान में युद्ध हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। जबकि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवा दी थी? 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। और खुसरो गुरु से कहाँ में मिला था? अर्जुन देव से कहाँ मिला था? गोइंदवाल में मिला था। कहाँ मिला था? गोइंदवाल में खुसरो गुरु अर्जुन देव से मिला था। बताइएगा अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? यह शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। बताइएगा कब कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था? कंधार जो है मुगलों के हाथ से कब निकल गया था? 1622 में निकल गया था। सही जवाब हो जाएगा। और इस पे किसका आधिपत्य हो गया था? ईरानी शासक शाह अब्बास का आधिपत्य हो गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेहरुनिसा हो जाएगा। और नूरजहां का विवाह शाहजहां जहांगीर जहांगीर से पूर्व किससे हो चुका था? अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। और शेर मारने के कारण जहांगीर ने अली कुली बेग को क्या उपाधि प्रदान की थी? शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अली कुली बेग खां की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने मेहरुनिसा को कहाँ में देखा था?
वही पर देखा था नवरोज त्योहार पे, त्योहार में। हाँ नवरोज त्योहार पे अकबर की विधवा, अकबर की विधवा सलीमा की सेवा में रखा गया था, वहाँ देखा था। नवरोज जो पर्व था ना, तैयार होकर आए थे न, उसी में। उसी से प्रभावित होकर उससे विवाह कर लिया था। बताइएगा लाडली बेगम जो थी वह किसकी पुत्री थी? यह मेहरुनिसा की पुत्री हो जाएगी। और लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के किस पुत्र से हुआ था? यह शहरयार से हो गया था। किससे हुआ था? शहरयार से हुआ था। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस अर्थात पारिस्थितिकी प्रारंभ, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वह विज्ञान जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। बताइएगा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा और कब किया गया था? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1866 में किया गया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1866 में किया गया था। बताइएगा पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय किस जर्मन वैज्ञानिक को प्राप्त है? यह अर्नेस्ट हेकल को ही हो जाएगा। किसको हो जाएगा? अर्नेस्ट हेकल को। बताइएगा किस व्यक्ति के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है? पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यह यूजीन ओडेन के अनुसार हो जाएगा। किसके अनुसार हो जाएगा? यूजीन ओडेन के अनुसार। बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वह किसके द्वारा गढ़ा गया था? आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा। और यह कब इसको गढ़े थे? 1935 में। 1935 में। बताइएगा समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? यह पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। बताइएगा पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। यह एकमात्र ऐसी कार्यात्मक इकाई है जिसके अंतर संबंधित जीवों का समूह और उनका भौतिक या निर्जीव पर्यावरण अंतर्निहित होता है। इसमें जीव मंडल के सभी संघटक अंतर्निहित होते हैं। इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीव मंडल की एक इकाई कहा गया है। बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह कैसा तंत्र होता है? एक खुला तंत्र होता है। क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा एवं पदार्थों का संचय एवं बहिर्गमन होता रहता है। बताइएगा किसके नियम के अनुसार एक जैविक नियम है जो बताता है कि ठंडे वातावरण में रहने वाले गर्म रक्त वाले जानवरों के शरीर के अंग जैसे कान और पांव और पूंछ छोटे होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के ये अंग बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि छोटे अंगों में शरीर की ऊष्मा की हानि कम होती है, जिससे ठंडे क्षेत्रों में जानवर गर्म रह पाते हैं। यह किसका नियम है? यह एलन का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा? एलन का नियम हो जाएगा। जोसेफ अस्फल एलन। बताइएगा पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है? 71% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 71% जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार हो जाएगा। बताइएगा मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। और यह जैव मंडल कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मुख्य रूप से ऊर्जा को छोड़कर कितने होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, जैव अजैव, जैवीय, जीवीय एवं अजीवीय। और ऊर्जा को लगा के कितने होते हैं? 3 होते हैं, जीवीय, अजीवीय और ऊर्जा हो जाएगा। बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटन करता हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटन करता हो जाएंगे। बताइएगा हरे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? यह उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। और ये जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा का संचयन करते हैं। बताइएगा वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। बताइएगा प्राथमिक उपभोक्ताओं को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को क्या कहा जाता है? उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। बताइएगा हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को
क्या कहा जाता है? यह द्वितीय उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय उत्पादक। बताइएगा जैविक व अजैविक संगठकों के बिचौलियों का कार्य कौन करते हैं? जैविक और अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य यह उत्पादक करेंगे। कौन करेंगे? उत्पादक। उपभोक्ता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के एवं तृतीय श्रेणी के। बताइएगा जिराफ, हाथी, बंदर, हिरण, बकरी ये किस श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे? यह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे और इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। बताइएगा लोमड़ी, भेड़िया, बाघ जो हो जाएंगे ये किस श्रेणी के? यह द्वितीय श्रेणी के हो जाएंगे। और सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू यह तृतीय श्रेणी के हो जाएंगे। बताइएगा कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हें ही उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परजीवी या पैरासाइट्स कहलाते हैं। परजीवी अर्थात पैरासाइट्स कहलाते हैं। बताइएगा कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स कहलाते हैं, अर्थात शिकारी कहलाते हैं, प्रीडेटर्स। इसके अंतर्गत द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। बताइएगा कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी, ओमनीवोरस कहलाते हैं। जैसे में मनुष्य हो जाएगा। बताइएगा वे जीवीय घटक जो प्रायः उत्पाद एवं उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों का अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। बताइएगा अपघटन की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक टूटकर किस किस स्वरूप में अपघटित हो जाते हैं? किन? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, फास्फोरस एवं कैल्शियम में अपघटित हो जाते हैं। बताइएगा अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? यह मृतोपजीवी, कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को क्या करते हैं? साफ करते हैं। इसके लिए इनको क्या कहा गया है? प्रकृति का मेहतर कहा गया है, अर्थात स्कैवेंजर। मेहतर मीन्स खोजी हो जाएगा, पृथ्वी का खोजी। बताइएगा अजीवीय घटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अजीवीय घटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और कार्बनिक एवं भौतिक हो जाएगा। बताइएगा मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएंगे यह कैसे घटक हो जाएंगे? यह अकार्बनिक घटक हो जाएंगे। कैसे घटक हो जाएंगे? अकार्बनिक। बताइएगा वैसे मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया व ह्यूमस आदि अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी, कवक एवं जीवाणुओं द्वारा होती है। इनको कौन सा घटक कहा जाता है? कार्बनिक घटक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कार्बनिक घटक। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में होती है। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान में महानिदेशक कौन है या अध्यक्ष? यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और अभी वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष। बताइएगा सीबीआई जो है वो किसका रोकथाम करती है? शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम करती है और सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइएगा सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी हो जाएगा। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी हो जाएगा। बताइएगा सीबीआई का उद्देश्य जो है वो क्या है? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के लिए सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। बताइएगा सीबीआई का प्रमुख एक क्या होता है? एक निदेशक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निदेशक हो जाएगा। बताइएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के
ये अनुराग गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनुराग गर्ग हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सीबीआई जो है वह भारत की कैसी एजेंसी है? अनुशासित अनुसंधान एजेंसी हो जाएगी, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान एजेंसी है। बताइएगा सीबीआई जो है कभी भी हत्या एवं अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके लिए इससे किसका निर्देश प्राप्त होता है? यह राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर ही यह इन सब चीजों में अपने हाथों में लेती है, और ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर ही सीबीआई इसको अपने हाथों में लेती है। बताइएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 62-64 के मध्य हुआ था। 62-64 और उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। बताइए गठन के समय यह कैसा निकाय था? गठन के समय केंद्रीय सतर्कता आयोग यह ना तो संवैधानिक और ना ही सांविधिक, दोनों में से कोई सा भी संगठन नहीं हो जाएगा। बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था? यह अधिनियम 2003 के द्वारा वैधानिक दर्जा केंद्रीय सतर्कता आयोग को बाद में दिया गया था। बताइएगा भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है उल्लेखित है? 266 के 1 में इसका उल्लेख है, भारतीय संचित निधि का उल्लेख। बताइएगा भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है जिसे भारत के क्या कहा गया है? संचित निधि कहा गया है। और संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करने पर दिए जाने के पश्चात ही व्यय की जा सकती है या निकाली जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 114 के 3 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा अंतरिम बजट जो है वह कब पारित किया जाता है? अंतरिम बजट चुनाव, जिस वर्ष चुनाव रहेगा ना उस वर्ष सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पारित किया जाता है, जिसमें जो है ना धन व्यय की व्यवस्था करने की होती है। बाद में नई सरकार आकर इसमें व्यय एवं प्राप्ति और दोनों पर विवरण होता है, विचार विमर्श होता है। बताइएगा अंतरिम बजट सामान्य बजट से अलग होता है, नई सरकार के गठन की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठित होने पर वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए एक व्यय की व्यवस्था की जाती है। इसे कौन सा बजट कहा जाता है? इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। कौन सा बजट कहा जाता है? अंतरिम बजट कहा जाता है। बताइएगा लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? 112 हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 112 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या प्रस्तुत करवाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। क्या प्रस्तुत करवाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। बताइएगा भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक कहाँ पारित किया जाता है? संसद द्वारा पारित करा दिया जाएगा, तभी संचित निधि से राशि निकाली जा सकती है। बताइएगा संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त का नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? हाँ, पारित किया जा सकता है। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा आकस्मिक निधि का उल्लेख? 267 में हो जाएगा। बताइएगा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम किस ईस्वी के द्वारा गठित की गई थी? 1950 द्वारा गठित की गई थी आकस्मिक अधिनियम 1950 के द्वारा। और यह कार्यपालिका के व्यवनाधीन होती है या नहीं होती है? यह होती है आकस्मिक निधि। संविधान का संसद और राज्य विधानमंडल को यथाशक्ति भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सर्जित करने की शक्ति देता है या नहीं देता है? देता है। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट के विविध के माध्यम से जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए गए थे वो प्रारंभ किए जा रहे हैं। बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 10 जनवरी को मनाया जाता है।
बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के भारत वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइएगा भारत थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और यह किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में 1897 में 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इन्हीं की जयंती पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा भारत पर्यटन दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 25 जनवरी को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। और हाल फिलहाल में जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। और बताइएगा सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और राम मनोहर लोहिया जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? यह 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को एक और चीज मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया। हाँ, उसके बाद बताइएगा ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 24 मार्च को मनाया जाता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 मार्च को। इसको परिवर्तित करके अब क्या कर दिया है? 8 अगस्त कर दिया गया है। बताइएगा विश्व थिएटर रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 27 मार्च को विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और शौर्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 9 अप्रैल को मनाया जाता है। बताएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ में स्थित है? यह कोणार्क में स्थित हो जाएगा। और इसका निर्माण किन्होंने किया था? हाँ, सूर्यवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। बताइएगा सौराष्ट्र भारत के किस एक प्रांत का उपक्षेत्र है? सौराष्ट्र यह गुजरात प्रांत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गुजरात प्रांत का। बताइएगा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और बताइएगा दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। बताइए कोलकाता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा कब की गई थी? 1784 में की गई थी। कब की गई थी? 1784 में की गई थी। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्धा अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। बताइएगा
पूरब का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया है? यह अहमदाबाद को कहा गया। बताइएगा गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। बताइए 1 मई 1960। बताइएगा पानी पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिणत होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए अक्षय ऊर्जा दिवस की तिथि को भारत सरकार मनाती है? यह 20 अगस्त को मनाती है। किस तिथि को मनाती है? 20 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह? यह शुक्र ही हो जाएगा। बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा। बताइए भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। बताइए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। और इनके एक मित्र थे जो उद्योगपति थे, वो कौन थे? फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक एंजल्स। महात्मा गांधी के कुछ वो तो फिशर थी अमेरिकी पत्रकार था। हाँ। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? शुक्र हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में हो जाएगा। बताइएगा मदर टेरेसा का जन्म कहाँ में हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। बताइएगा भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। बताइएगा दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बताइए मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी। मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की थी? फ्रांसिस डे के द्वारा। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चॉर्नोक ने की थी। और बम्बई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गेराल्ड ओंगियार के द्वारा। बताइएगा भारत की उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार है? कछारी मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी? कछारी मिट्टी का विस्तार हो जाएगा। बताइएगा प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचनाकार कौन थे? मेगास्थनीज हो जाएंगे। और बताइएगा पानीपत की तृतीय लड़ाई कब और किन किन के मध्य हुई थी? 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के मध्य हुई थी। बताइएगा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। बताइएगा रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। हाँ विटामिन कहेगा तब के हो जाएगा। बताइएगा आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और आरएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर था शायद। फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। हाँ बताइएगा एक अश्वशक्ति का मात्र कितना होता है? 746 वाट हो जाएगा। बताइए इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। अग्नाशय कैसी ग्रंथि हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि। और बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? थायरॉक्सिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थायरॉक्सिन। अंतःस्रावी हो जाएगा तो थायराइड ग्रंथ ग्रंथि होता है उसे थायरॉक्सिन निकलता है। हाँ बताइएगा कोलकाता मेट्रो रेल की जोन की स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। बताइएगा संपूर्ण संविधान कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को हो गया था। बताइए भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितना है? 35 वर्ष हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ हो जाएगा। बताइएगा प्रधान मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है? ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा। बताइएगा इंडिया गेट पुस्तक को किसने लिखा था? ये लेसी फोर्सबर्ग के द्वारा लिखा गया था। लेसी फोर्सबर्ग। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। बताइएगा जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान पर किसका शासन था? अयूब खान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अयूब खान का। वहाँ का शासक था। शासक हो जाएगा। बताइएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय करता है। बताइए
1971। बताएगा अभिज्ञान शकुंतलम एवं मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। और भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा गया? कालिदास को ही कहा गया। बताइएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल हो जाएगी। और प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन जो भी होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोग को दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें से आप लोगों को फिजिक्स होमवर्क में दिया गया था, सॉरी केमिस्ट्री हो जाएगा, हाँ केमिस्ट्री। बताइएगा सबसे मजबूत बंध कौन सा बंद हो जाता है? यह एकल बंद हो जाएगा। बताइएगा बोर का परमाणु मॉडल का नियम किसके विपरीत है? किसके सिद्धांत के विपरीत है? हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। बताइएगा के कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 हो जाएगी। और एल कोष में 8 हो जाएगी। और एम कोष में 18 हो जाएगी। और एन कोष में 32 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग जो होती है इसमें वृद्धि हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसके ऊर्जा एवं वेग में वृद्धि हो जाती है। बताइएगा किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। तुल्यांकी भार एवं संयोजकता के गुणनफल के बराबर परमाणु भार होता है किसी भी तत्व का। बताइएगा किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजिक यौगिक और उप सहसंयोजिक यौगिक जो होते हैं वह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। बताइएगा सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से होता है। सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी से होता है। बताइएगा सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? यह वांडर वाल्स बल के द्वारा बंधे होते हैं। वांडर वाल्स बल के द्वारा। बताइएगा वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक होता है? यह ग्रेफाइट हो जाएगा। और यह किसका अपरूप है? यह कार्बन का अपरूप हो जाएगा। ग्रेफाइट किसका अपरूप हो जाएगा? कार्बन का। बताइएगा धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध हो जाएगा। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। बताइएगा परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। एरविन श्रोडिंगर के द्वारा 1926 में परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एडविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था 1926 में। बताइएगा किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या। किसी कोष का क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या। बताइएगा अवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? अवोगाड्रो के द्वारा ही ज्ञात की गई थी। अमाडेओ अवोगाड्रो। बताइएगा सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजिक बंध हो जाएगा। कौन सा बंध हो जाएगा? वैद्युत संयोजिक बंध होता है सोडियम क्लोराइड में। बताइएगा किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी परमाणु संख्या। बताइएगा पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। हाँ 5वीं अवस्था। बताइएगा लोहे में जंग किसके कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। और लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो जाएगी। बताइएगा ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं क्या कहलाती है? यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बताइए किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? यह आयनिक बंध की हो जाएगी। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंध की हो जाएगी। बताइएगा परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन होता है? यूरेनियम 235 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरेनियम 235 इसका समस्थानिक हो जाएगा। बताइएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन हो जाएगा? पॉजिट्रॉन है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल एंडरसन के द्वारा की गई थी। बताइएगा किसके द्वारा अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है? यह रदरफोर्ड के सिद्धांत अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार होता है। बताइएगा किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? यह अमोनिया क्लोराइड एवं अमोनिया ब्रोमाइड में पाया जाता है। अमोनिया क्लोराइड को और क्या कहा जाता है? नौसादर कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है?
NH4Cl हो जाएगा। नौसादर का सूत्र क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा। बताइएगा किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? यह 2n² के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से केमिस्ट्री से जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस का ही आधुनिक भारत प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? दादा भाई नौरोजी। बताइएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पहले WC बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी हो जाएंगे। जितने हाँ। बताइएगा महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1895 में। और गणपति उत्सव की 1893 में। बताइएगा भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? यह BG तिलक को माना जाता है और वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। बताइएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और यह किस पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी से लड़े थे। किस पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी से, और फिन्सबरी से लड़े थे। बताइएगा सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1770 में सन्यासी विद्रोह आरंभ हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1770 में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा तृतीय आंग्लेय मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। बताइएगा गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? ये के कलप्पन के द्वारा निकाला गया था। के कलप्पन के द्वारा दांडी मार्च से प्रेरित होकर एक मार्च केरल में निकाला गया था। बताइएगा सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और अभी सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है सर्वोदय दिवस। बताइएगा दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? 1932 से 1934। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। बताइएगा अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बताइएगा बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? यह अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह महात्मा गांधी के द्वारा सुझाव दिया गया था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। बताइएगा विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? यह मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। और मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक राष्ट्र का मांग कब किया गया था? 1940 में की गई थी पृथक राष्ट्र मांग। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्णतः स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग हो जाएगा। बताइएगा ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए मुहिम चलाया गया था? हैदराबाद की रियासत को मिलाने के लिए। और एक भारत की रियासतों को समाप्त करके भारत संघ में मिलाने के लिए जो सहयोग करने में के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है। और किन दो राज्यों ने इसमें अपने आप को वापस ले लिया था? यह जूनागढ़ हो जाएगा और हैदराबाद। जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बताइएगा स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई निर्मित हुए थे। कौन हुए थे? मोरारजी देसाई। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी रचना गीतांजलि के लिए। बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किन्होंने दी थी? यह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। बताइएगा ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? उड़ीसा का अकाल काल हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1866 में हुआ था। बताइएगा गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? JL नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? JL नेहरू के द्वारा किया गया था।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनी कार कौन थे? ये फ्रैंक मोरिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रैंक मोरिस हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनाकार। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की है? यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और महात्मा गांधी के वास्तविक राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? यह पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ही लिखी गई है। बताइएगा किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। और खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब दिया गया था? 1987 में दिया 1987 में दिया गया था। बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है? यह जेएल नेहरू के द्वारा ही कहा गया। बताइएगा 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? यह एमएन राय के द्वारा किया गया था। मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए किसने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य द एग्जाम पोर्टल्स एनसीईआरटी साइंस क्लास साइंस का जो 10 का जो साइंस दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मटर को अपने प्रयोग के लिए किसके द्वारा चुना गया था? या मेडल के द्वारा चुना गया था। और जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? यह डीएनए हो जाएगी। जीन की रासायनिक संरचना क्या हो जाएगी? डीएनए हो जाएगी। बताइएगा स्त्री में गुणसूत्र कौन कौन से गुणसूत्र क्या होते हैं? XX हो जाएंगे। और पुरुष में XY हो जाएंगे। बताइएगा अनिषेचित अंडाणु में हमेशा कौन सा गुणसूत्र होता है? एक X पाया जाता है अनिषेचित अंडाणु में। शुक्राणु में गुणसूत्र कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY होते हैं। बताइएगा मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसी जीन की जीनी संरचना क्या कहलाती है? यह जीनोटाइप्स कहलाती है। किसी जीन की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप्स कहलाती है। बताइएगा वंशागत नियमों का पालन किसने किया था? यह मेंडल के द्वारा किया गया था। वंशागत नियमों का पालन किसने किया था? मेंडल के द्वारा किया गया था। अगर किसी व्यक्ति के लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? वह पुरुष होगा। क्या होगा? पुरुष होगा। बताइएगा संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। बताइएगा अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह मेडल के द्वारा किया गया था। बताइएगा परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाता है? वह अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन होता है। बताइएगा मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुणों का अध्ययन किया था। बताइएगा मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। बताइएगा जीव के वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप्स कहलाते हैं। जीव के वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप्स कहलाते हैं। बताइएगा मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? वह लंबे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे। बताइएगा अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कौन पहुंचाते हैं? यह डीएनए के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। बताइएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा जीन कहाँ स्थित होता है? यह क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। बताइएगा अनुवांशिक की इकाई क्या है? यह जीन हो जाएगी। और एक युग्मज में जिसमें पिता वंशागत किया गया एक X गुणसूत्र है किस प्रकार का बच्चा बनेगा? यह लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। बताइएगा कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? यह डीएनए हो जाएगा। बताइएगा पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? यह डार्विन के द्वारा लिखी गई है। बताइए जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? या क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं।
बताइएगा फिलोसफी जूलॉजिकल किसकी पुस्तक है? यह लेमार्क की पुस्तक हो जाएगी। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? लेमार्क को ही कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। बताइएगा जीवधारियों के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फेनोटाइप्स कहा जाता है। बताइएगा समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक क्या क्या नाम है? समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? एटीपी हो जाएगा, एमिनो ट्राइफॉस्फेट। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस केमिस्ट्री अर्थात रसायन प्रारंभ किया जा रहा है, जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोग के मध्य दिया गया था। बताइएगा जीव जंतुओं के श्वसन के लिए कौन सी वायु आवश्यक होती है? ऑक्सीजन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन हो जाएगी। बताइए गोताखोरों के द्वारा समुद्र में गहराई में जाने पर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर सिलेंडरों में ले जाई जाती है? यह हीलियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हीलियम हो जाएगी। बताइएगा ऑक्सीजन के दो महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं? बता दीजिए तो। O3 ओजोन हो जाएगा और जल हो जाएगा, H2O हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल के समताप में एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। और समताप मंडल का नाम समताप मंडल क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर है ना एक समान ताप रहता है, इसीलिए इसका नाम समताप मंडल रखा गया है। बताइएगा शुद्ध ओजोन कैसे रंग का होता है? शुद्ध ओजोन यह नीले रंग का हो जाएगा और यह विस्फोटक गैस होती है। और शुद्ध ओजोन का जो गंध होती है वह कैसी होती है? मछली जैसी गंध होती है शुद्ध ओजोन की। बजाय सड़ी हुई मछली। बताइएगा ओजोन गैस जो होती है एक प्रबल क्या होती है? ऑक्सीकारक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीकारक। यह वनस्पति को रंग को क्या कर देती है? ओजोन गैस जो है वनस्पति के रंगों पर क्या प्रभाव देती है? यह वनस्पति के रंगों का विरंजन कर देती है। क्या कर देती है? विरंजन कर देती है। बताइएगा जल के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है और ओजोन का भी प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वनस्पति तेल स्टार्च आदि को रंगहीन बनाने के लिए किस विरंजक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है? यह ओजोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा भूपर्पटी पर सल्फर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.05% पाया जाता है। बताइएगा सल्फर में श्रृंखलित गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है और इसी गुण के कारण इसके कई अपरूप भी पाए जाते हैं। बताइएगा पटाखे माचिस डाई बनाने कीटनाशक आदि बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सल्फा ड्रग में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फा ड्रग निर्मित करने में किसका प्रयोग? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा प्रकृति में पाई जाने वाली रबड़ का स्थायी एवं औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वोल्केनिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्केनिकरण कहा जाता है। बताइएगा हेलोजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कैवें समूह में रखे गए हैं? 17वें समूह में रखे गए हैं। बताइएगा हेलोजन समूह के तत्व कौन कौन से तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हो जाएगा। बताइएगा हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? यह फ्लोरीन ही हो जाएगा। फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। बताइएगा आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड एवं इथेनॉल में बना विलयन क्या कहलाता है? आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड एवं इथेनॉल में बना विलयन क्या कहलाता है? आयोडीन टिंचर कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोडीन टिंचर कहलाता है। बताइएगा आयोडीन टिंचर का प्रयोग किसके तौर पे किया जाता है? एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है। किसके तौर पे किया जाता है? एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है। बताइएगा क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन तत्व जो है इसका प्रयोग किस किस के रूप में किया जाता है? किस किस चीजों में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि बनाने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। बताइएगा कौन सा जो रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका प्रयोग थायराइड कैंसर एवं ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में होता है? आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड कैंसर एवं ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। बताइएगा उत्कृष्ट गैसों को कौन से समूह में रखा गया है? 18वें समूह में रखा गया है। और इनकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता। बताइएगा कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है? यह रेडॉन हो जाएगी। और यह किसके माध्यम से पृथ्वी पर उपलब्ध हो पाती है? ज्वालामुखी उद्गार से। किससे उपलब्ध हो पाती है? ज्वालामुखी उद्गार से। बताइएगा रासायनिक अक्रियता के कारण अक्रिय रेडॉन गैस का प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है, अतः इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है उत्कृष्ट गैसों को। उत्कृष्ट गैस कितने परमाणुक होते हैं? परमाणुक होते हैं, एक परमाणुक होते हैं। कितने परमाणुक होते हैं उत्कृष्ट? एक परमाणुक होते हैं। बताइएगा उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे एवं रेले के द्वारा की गई थी। बताइएगा अजनबी गैस किस गैस को कहा गया है? स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहा गया है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो रसायन विज्ञान से जो भी होमवर्क आप लोग के मध्य दिया गया था वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह माधव गाडगिल को किया गया। किन्हें किया गया? माधव गाडगिल को किया गया। बताइएगा किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? यह गुजरात का हो जाएगा। किस राज्य का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। बताइएगा हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यह गगन गिल को किया गया है। हाँ 24 के लिए 25 में। बताइएगा 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? यह चीन के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? चीन के हो जाएंगे। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड। और सबसे सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किन्होंने बनाया है? एलेक्सी लेनेलेव हो जाएंगे। कौन हो जाए? कोनोलेव। हाँ ओलोलेव कोनोनेंगो। हाँ एलेक्सी बोल दिए। ओलोलेव कोनोनेंगो हो जाएंगे जो रूस के हो जाएंगे, जो 1000+ दिन तक अंतरिक्ष में रह चुके हैं। और सबसे ज्यादा चलने का रिकॉर्ड कहाँ के यात्री हो जाएंगे? चाइना के हो जाएंगे। स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाए हैं अंतरिक्ष में। बताइएगा किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? यह पंडित स्वप्न चौधरी को किया गया। किन्हें किया गया? पंडित स्वप्न चौधरी को किया गया है। ओलेलेव कोनोनेंग। बताइएगा एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? यह दोहा में किया गया। कहाँ किया गया? दोहा में किया गया। बताइएगा भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? यह वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। और वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पे है? यह 5वें स्थान पे हो जाएगी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में। और बताइएगा भारतीय फुटबॉल टीम की वर्तमान में रैंकिंग कितनी है? 133 हो जाएगी। बताइएगा भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? यह 39वां स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान हासिल किया है? 39वां। बताइएगा 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? यह दिल्ली के द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? दिल्ली के द्वारा संजीवनी योजना शुरू की गई है। बताइएगा उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ में हुआ है? यह अगरतला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अगरतला में। बताइएगा श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया। और बताइएगा विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ में संपन्न हुआ है? विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन यह अबू धाबी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अबू धाबी। बताइएगा 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ में हुआ है? यह नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नागपुर महाराष्ट्र में बायो बिटुमेन
राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन हुआ है। बताइएगा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश के द्वारा जीता गया है? ये अपना भारत के द्वारा जीता गया। बताइएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पे है? अमेरिका पहले स्थान पे शीर्ष पे हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 36वां स्थान भारत का नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में हो जाएगा। बताइए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। और बताइएगा 100 दिन में टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ में हुई है? यह पंजाब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगी? पंजाब में। और 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत में कौन सा राज्य करेगा? अपना बिहार करेगा। हाँ, राजगीर में। बताइएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? यह नासा के द्वारा किया गया। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की हो जाएगी। बताइएगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? लखनऊ में किया गया। और लखनऊ से कौन सांसद निर्वाचित हुए? यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएंगे। बताइएगा कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? यह इंदौर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंदौर। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बताइएगा भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीते हैं। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी टेस्ट बॉलर रैंकिंग में अभी कौन शीर्ष पे है? जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। बताइएगा ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा राज्य बन गया है? यह पंजाब हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब। बताइएगा कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता 2024 में यह भारत हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? मैक्सिको। बताइएगा 2024 की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? यह 97% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 97%। बताइएगा ब्लाड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? वाइल्ड ईगल यूएसए। अमेरिका का, यूएसए का हो जाएगा बाल्ड ईगल। वाइल्ड या वाइल्ड ईगल कहिए ना इसको, वाइल्ड ईगल हो जाएगा। बताइएगा दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? यह श्रीलंका में हो जाएगी। बताइए गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। वीर बाल दिवस 26 होगा, 25 नहीं होगा, 26 दिसंबर हो। हाँ 26 दिसंबर हो जाएगा वीर बाल दिवस। बताइएगा 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यह 33 पदक हो जाएंगे। और आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? ये रविंद्र जडेजा हो जाएंगे। और कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत की गई है? यह उत्तराखंड में की गई। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपात की घोषणा की है? यह रूस के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रूस के द्वारा की गई है। तो साथियों आज की होमवर्क सीरीज जो है ये यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम में देना रहता है। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।